नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और मैं अशोक मीना आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरा, लेकिन उसमें एक पार्ट बच गया था, एक पार्ट स्किप हो गया था बीच में, और वो है अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। क्लास 12th बायोलॉजी इकोलॉजी जो है क्लास 12th बायोलॉजी इकोलॉजी जो सेक्शन है उसमें चैप्टर नंबर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसका एक पार्ट स्किप हो गया था बीच में, और वो कौन सा पार्ट है? अबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर हमने सारे डिटेल में डिस्कस कर लिए, पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया, लेकिन इसमें अबायोटिक फैक्टर स्किप हो गया था, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कल से हम वापस अपने चैप्टर नंबर 14 पे आएंगे। ठीक है, जो भी इस चैनल पे नए हैं, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास में हैं, इसके अलावा नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी इकोलॉजी का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा नोट्स और पूरे डिफरेंट वैरायटी के कोर्सेज पाने के लिए बायोलॉजी बूस्टर ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप कोर्स ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसे शुरू करते हैं। ठीक है, देखो, अबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, देखिए। बिल्कुल ढंग से बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, अबायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? ठीक है, देखिए इसके 4 फैक्टर हैं दोस्तों। ठीक है, इसके 4 फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर है इसमें सॉइल। ठीक है, दूसरा फैक्टर है इसमें लाइट। ठीक है, तीसरा फैक्टर है इसमें वाटर, एंड चौथा फैक्टर है इसमें टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको अगर ध्यान हो, अपने प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को देखा हो, तो हमने सॉइल के बारे में डिस्कस कर लिया था। लाइट, वाटर और टेम्परेचर के बारे में हमें डिस्कस करना है कि लाइट, वाटर और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालते हैं इकोसिस्टम पे, और कैसे इफेक्ट डालते हैं ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड है अपना लाइट। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं समझा देता हूं, फिर इसी चीज को मैं लिख दूंगा ताकि आप इसको नोट कर पाएं। इसके अलावा अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप ऐप से जाके परचेस कर सकते हैं। ठीक है, लाइट कैसे इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, लाइट कैसे इफेक्ट करता है ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए लाइट इंपॉर्टेंट है? फॉर ग्रोथ ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट। ठीक है, कुछ प्लांट होते हैं, ठीक है, जो कुछ प्लांट क्या, ऑलमोस्ट सारे प्लांट जो हैं लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स और कुछ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं और ग्लूकोज वो यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसके अलावा कई सारे जो प्लांट हैं, जैसे हर्ब शर्ब, जो छोटे प्लांट रहते हैं, वो जंगल में क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, तो उनके पास सनलाइट बहुत कम पहुंच पाती है, तो कम सनलाइट में ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके पास कम सनलाइट क्यों पहुंच पाती है? क्योंकि वो बड़े जो प्लांट होते हैं उनकी कैनोपी से ढके हुए रहते हैं, एक चद्दर सा बन जाता है ऊपर, और उससे सनलाइट उनके पास कम आ पाती है, तो उस कम सनलाइट में ही उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है जीवित रहने के लिए। ठीक है, इसके अलावा
अगर हम बात करें एनिमल्स की, ठीक है, तो एनिमल्स में भी लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। एनिमल लाइट के हिसाब से, फोटो पीरियडिज्म के हिसाब से, यानी लाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से अपनी फोरेजिंग यानी कि जो घास खाना या जो खाने की जो प्रक्रिया है उसको डिसाइड करते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन डिसाइड करते हैं अपने लाइट के अनुसार, ठीक है, मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार। और इसके अलावा वो अपना माइग्रेटरी बिहेवियर भी शो करते हैं। आप देखना सुबह के टाइम बहुत सारी चिड़ियां जाती हैं और शाम के टाइम वो आती हैं, तो लाइट पे ही सब कुछ ये सिस्टम चलता है, लाइट पे ही ये सब कुछ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है? सबसे पहला पॉइंट लाइट के बारे में मैंने आपको ये बताया कि लाइट जो है इंपॉर्टेंट है। लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है और जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं या प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस इन लाइट which is a very vital phenomenon, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज लाइट क्या करते हैं, लाइट में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस ग्लूकोज, जो उनका फूड होता है, एंड ग्लूकोज एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में ही ये जो है ग्लूकोज और O2 प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके अलावा सम स्मॉल प्लांट, सम हर्ब्स एंड shrubs do photosynthesis in less amount of light। लेस अमाउंट ऑफ लाइट में ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे लाइट ज्यादा नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एक्टिविटी लाइक रिप्रोडक्शन, foraging and migration depends on light intensity, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट डाइवर्सिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं लाइट में, विच इज अ वेरी वाइटल फिनोमिनन। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया में, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज और O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। O2 अगेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। सम हर्ब्स एंड शब, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे प्लांट्स और झाड़ियां जो होती हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जब फॉरेस्ट में बड़े प्लांट होते हैं उनसे वो ढक जाते हैं, तो वो कम लाइट में ही अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्रोडक्शन ऑफ फूड करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है।
एनिमल की एक्टिविटी जैसे कि रिप्रोडक्शन हुआ, फॉरेजिंग हुआ, माइग्रेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो भी डिपेंड करता है किस पे, लाइट की इंटेंसिटी पे। लाइट के आधार पे, उनके पास कोई घड़ी वगैरह तो है नहीं, तो लाइट के अनुसार या मौसम के अनुसार ही वो ये सब चीज़ें जो हैं उनको डिसाइड करते हैं, या ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया लाइट के बारे में। सॉइल अपना हो चुका था पहले, लाइट कंप्लीट है। ठीक है, अब वाटर और टेम्परेचर के बारे में मैं आपको बताता हूं। अच्छा, एक काम करता हूं, पहले मैं पॉइंट्स लिख देता हूं, तो आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिए और इसके बाद फिर एक साथ मैं इसे समझाऊंगा। ठीक है, तो वाटर में हमें क्या पढ़ना है? प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, इसके अलावा वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसके अलावा वाटर, टेम्परेचर, पीएच, salinity is crucial for aquatic animals and plants। ठीक है, इसके बाद हम और क्या समझते हैं? ऑर्गेनिज्म that can withstand narrow range of salinity is called stenohaline। ठीक है, ये स्टेनोहेलाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेनोहेलाइन। ठीक है, इसमें एक और चीज है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन withstand wide range of salinity is called यूरीहेलाइन। ठीक है, अब ये यूरीहेलाइन स्टेनोहेलाइन क्या है, ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट जो है वो क्या है? वाटर हो गया, इसके बाद लास्ट है अपना टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में सबसे पहली बात अपन को क्या ध्यान रखनी है? टेम्परेचर ऑफ अर्थ decreases from equator to plane and इक्वेटर टू प्लेन, इक्वेटर टू प्लेन नहीं होगा, इक्वेटर टू पोल होगा। एक मिनट रुकिए, इक्वेटर टू इक्वेटर टू
pole and land surface to माउंटेन। ठीक है, ये तो पहली बात है टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में और क्या बातें हैं? टेम्परेचर कैन चेंज kinetics of enzyme that can further show effect on physiology इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सम organism bacteria are found in deep hydrothermal vents and hot springs where temperature goes above 1000 degrees Celsius. Organism that can withstand narrow range of temperature are stenothermal, and organism that can withstand wide range of temperature are यूरीथर्मल। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा कई बच्चों ने। ठीक है, और कई बच्चे जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा भी आपको करना है जल्दी कीजिए, इसको फिर समझाता हूं मैं। ठीक है चलिए, तो अब इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से सुनो। ठीक है, 2 पॉइंट थे। सॉइल हमने पहले ही पढ़ लिया था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? दैट लाइट। ठीक है, सॉइल और लाइट पढ़ लिया। अब वाटर और टेम्परेचर अपन को पढ़ना है। ठीक है, एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट की लाइफ के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों वाली बात है, सभी को पता है ये। ठीक है, क्यों जरूरी है बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाटर का जो टेम्परेचर होता है, वाटर का जो पीएच होता है, वाटर की जो सैलिनिटी होती है, कितना नमकीन है पानी या कितना मीठा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, भले वो एनिमल हो या प्लांट हो।
ठीक है। कुछ प्लांट होते हैं जो सलाइन मीडियम में ग्रो करते हैं, समुद्र या खारे पानी में। कुछ प्लांट होते हैं जो मीठे पानी में ग्रो करते हैं, रिवर के पानी में या झील में, ठीक है। कुछ एनिमल होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ एनिमल या फिशेज होती हैं जो मीठे पानी में पाई जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एनिमल किस टाइप का है और वो कैसे अडेप्ट हो चुका है, ठीक है। क्लियर है बात। तो टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी, ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ वाटर के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट कैन विदस्टैंड नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी यानी कि बहुत कम नमकीन पानी में ही जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा नमकीन अगर पानी हो गया, ज्यादा नमक वाला पानी में अगर उनको भेज दिया गया तो मर जाएंगे। वो कम नमक वाले पानी में या फिर वो मीठे पानी में पाए जाते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं स्टेनोहैलाइन। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। इसका एक एग्जाम्पल है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश, ठीक है। फिश तो खाते होंगे आप, ठीक है। बंगाली लोग ज्यादा खाते हैं, मराठी लोग भी खाते हैं, सभी लोग खाते हैं वैसे, ठीक है। गोल्ड फिश, ठीक है। तो गोल्ड फिश जो है वो क्या है, स्टेनोहैलाइन है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन विदस्टैंड वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी इज कॉल्ड यूरीहैलाइन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा नमकीन पानी में रहना पसंद करते हैं या उसी में वो जीवित रह पाते हैं, उन्हें कहते हैं यूरीहैलाइन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ईल। ईल इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा जो एक्वेटिक फिशेस होती हैं वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हाँ, तो ईल हो गया। इसके अलावा अभी मुझे याद नहीं आ रहा अभी तो यही याद रखो आप, ईल, ठीक है। ईल फिश होती है ना वो, ठीक है। तो ये किस में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये ज्यादा समुद्र वाले पानी में बेटर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में भी कई सारे फैक्टर हैं, ठीक है। देखो, टेम्परेचर ऑफ अर्थ डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ठीक है। ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है। तो ये इक्वेटर है इसका, ठीक है। और ये क्या है, पोल है। तो यहां से ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहाँ जब पोल पे पहुंचते हैं तो टेम्परेचर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो देश पड़ते हैं पोल पे बहुत ठंडे होते हैं, टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेटर पे देश पड़ते हैं या जो जगहें पड़ती हैं वो गर्म होती हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है क्योंकि यहाँ पे, और यहाँ पे कम पड़ती है, ठीक है। क्लियर ये बात। दूसरी चीज ये है कि लैंड और सरफेस, ये जमीन है और ये माउंटेन है, ठीक है। तो लैंड पे जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर आप माउंटेन के ऊपर चोटी पे देखेंगे या ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहां पे बर्फ जम जाती है, ठीक है। हिमालय वगैरह में देखना आप, नीचे क्या होगा, जमीन पे फ्लैट जगह हो, जैसे दिल्ली है या जयपुर है, ठीक है। माउंटेन्स तो हैं खैर, लेकिन फ्लैट जगह की मैं बात कर रहा हूँ। फ्लैट जगह है तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे, माउंटेन्स की तरफ जाते जाएंगे, तो वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये बात बताई इन्होंने यहाँ पे। टेम्परेचर कैन चेंज द काइनेटिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम की काइनेटिक मतलब एंजाइम का जो काम करने का तरीका है उसको टेम्परेचर बदल सकता है, ठीक है। हाँ, और काइनेटिक ऑफ एंजाइम अगर चेंज हो गया, ठीक है। एंजाइम क्या है, ज्यादातर एंजाइम ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो उस केस में क्या होगा कि उसके कई सारे इफेक्ट आपको दिखेंगे, जैसे फिजियोलॉजी है, लाइफ प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑर्गेनिज्म का जीवन जीने का जो वे है वो चेंज हो जाएगा। या इसके अलावा ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजी है, बॉडी के प्रोसेस करने का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंजाइम डिस्टर्ब हो गए और एंजाइम से हमारी पूरी बॉडी चल रही है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज थी। सम ऑर्गेनिज्म, जनरली बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। 1000 से ज्यादा टेम्परेचर में भी कोई रह नहीं सकता जिंदा। लेकिन कुछ डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं समुद्र के अंदर, कुछ ऐसी जगहें हैं, ठीक है, जहां पे जैसे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह हैं जहां पे 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, और वहां पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, जनरली बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा स्पीशीज है इस दुनिया में। सबसे पहले इस दुनिया में बैक्टीरिया ही आए थे, ह्यूमंस तो बहुत बाद में आए हैं उनके, ठीक है। तो करोड़ों वर्षों तक बड़े आराम से राज किया है बैक्टीरिया ने। इतने सारे टाइप के बैक्टीरिया हो गए, उसके बाद ह्यूमंस आए और फिर धीरे धीरे ये चीजें होने लगी। बैक्टीरिया अच्छे भी हो सकते हैं हमारे लिए, बैक्टीरिया बुरे भी हो
सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे दोस्त होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमें बीमारी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अच्छा, वायरस कभी दोस्त नहीं होता, वायरस हमेशा दुश्मन ही होता है, वायरस हमको हार्म ही करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या पॉइंट है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन विदस्टैंड नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत कम टेम्परेचर में रह पाते हैं वो होते हैं स्टीनोथर्मल, ठीक है। हाँ, जो मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दोगे ना 50 डिग्री या 45 डिग्री तो मर जाएंगे, ठीक है। तो स्टीनोहेलाइन का एग्जाम्पल है फिशेस। फिशेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, स्टेनोहेलाइन होती हैं, ठीक है। स्टेनोथर्मल होती है, मतलब वो लो टेम्परेचर में ठंडी जगह रहती है, गर्म पानी में डाल दोगे, जलते हुए पानी में बिल्कुल 100 डिग्री करके उसमें फिश डाल दोगे तो मर जाएगी वो, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं दैट कैन विदस्टैंड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और कॉल्ड यूरीथर्मल, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज्यादा टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पाते हैं और यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म उन्हें हम कहते हैं। जैसे कि मैमल्स, हम जो है 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, बहुत ठंड हो जाए तब भी जिंदा रहते हैं। हम जो है ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए 40 45 48 तक हो जाता है कई बार, तब भी हम जिंदा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड हैं और हम यूरीथर्मल हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब ये दिख रहा है आपको, हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैमल्स। मैमल्स में सारे आ गए, डॉग कैट मंकी हम सब आ गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, वाटर के बारे में और टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है किसी भी चैप्टर में, तो ये पार्ट भी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ये सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ऐप पे देखेंगे तो पूरा कोर्स आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो पाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।